हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। करने जा रहा हूँ। मेरा नाम अतुल सुभाष है, बेंगलुरु में रहता हूं और आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूं। कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना मेरी अस्थियों को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। आज कहानी उस 34 साल के नौजवान की है जिसकी जिंदगी की उम्र आधी भी नहीं हुई थी। जी हाँ, अतुल सुभाष की। भावुक करने वाले शब्द हैं, मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसके परिवार का कोई नहीं आना चाहिए। मेरी अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हर आरोपी को सजा नहीं मिलती। इतने सारे एविडेंस, सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, जज और बाकी के आरोपियों को सजा नहीं देती है तो मेरी अस्थियां वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं जान जाऊं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। बेंगलुरु में रहने वाले यूपी के अतुल सुभाष के फांसी पर लटकने से पहले बनाया गया वीडियो और उसकी दर्दनाक कहानी आज सबको व्यथित कर रही है। अतुल महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में डीजीएम के पद पर काम कर रहे थे। मात्र 34 साल की उम्र थी। अच्छा खासा पैकेज था, लेकिन पत्नी निकिता सिंघानिया ने जीवन नर्क बना दिया था। ऐसा नर्क कि अतुल के पास मरने के अलावा और कोई रास्ता बाकी नहीं रह गया था। जरा सोचिए, कोई व्यक्ति अपने ही देश की कानून व्यवस्था से, पुलिस से, अदालतों से, सिस्टम से इस हद तक निराश हो गया कि आखिरी इच्छा में कह रहा है, अगर न्याय न मिले तो मेरी अस्थियां कोर्ट के बाहर ही गटर में बहा देना। ये रिपोर्ट देखिए। मार्च के महीना में वो किया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। नाम अतुल सुभाष, उम्र 34 साल। सन 2019 में शादी हुई। शादी के 5 साल में ही पत्नी ससुराल पक्षपाती कानून व्यवस्था ने उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। 1.5 घंटे का सुसाइड वीडियो, 24 पेज का डेथ नोट छोड़ा है। पत्नी ने 3 करोड़ का गुजारा भत्ता मांगा। पत्नी ने उसे अपने बच्चों का चेहरा भी नहीं देखने दिया। जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने केस निपटाने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। उसने अपनी पत्नी को उसके परिवार की मदद के लिए लाखों रुपए दिए, लेकिन फिर उस पर दहेज का आरोप लगा दिया। उसकी पत्नी के पिता की शादी के तुरंत बाद बीमारी से मौत हो गई, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके परिवार पर हत्या की धाराओं के तहत FIR दर्ज करवा दी, जिसमें दावा किया गया कि दहेज की मांग के कारण उनके पिता की सदमे से मौत हो गई। फैमिली कोर्ट के जज ने 2 साल की बेटी के लिए 40,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण का आदेश पारित किया, क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी। अतुल घर के काम करता था, अपनी पत्नी को नौकरी दिलवाई, अपने साले की आर्थिक मदद की, अपने बच्चे के जन्म पर लाखों खर्च कर दिए। ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, जो कि इस सिस्टम ने छीन ली है। पत्नी से परेशान उत्तर प्रदेश के एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। हालांकि उसके मौत के बाद पत्नी और अन्य लोगों को सजा मिले, इसका उसने पूरा बंदोबस्त कर दिया। मृतक ने अपने पीछे 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा है। साथ ही कई लोगों को ईमेल के जरिए भी इस संबंध में जानकारी दी है। 3 करोड़ की डिमांड। पत्नी के हैरेसमेंट से परेशान इंजीनियर ने
वीडियो में बताया पूरा दर्द, फिर अपनी जान दे दी। बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले यूपी के एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसने अपने पीछे 24 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। उन्होंने पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसने मेरे खिलाफ कई केस दर्ज कराए और अब तक 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है। एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले, लेकिन जितना इल्जाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा हैरासमेंट बहुत हैरासमेंट था उसके साथ। अतुल सुभाष बेंगलुरु सिटी में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में DGM के पद पर कार्य कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि 34 वर्षीय अतुल सुभाष ने किस तरीके से अपनी जान दी। जानकारी के मुताबिक पुलिस को 9 दिसंबर की सुबह 6 बजे एक कॉल आई, जिसमें सुसाइड करने की जानकारी दी गई। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो घर अंदर से बंद मिला। स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो पता चला कि 34 वर्षीय अतुल सुभाष ने नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल करके बेडरूम में लगे सीलिंग फैन से लटक कर फांसी लगा ली। अब आपको बताते हैं कि मृतक अतुल सुभाष के भाई ने क्या कुछ बताया है। इस घटना की जानकारी यूपी में रहने वाले उनके परिवार को दी गई, जिसके बाद उनके भाई विकास कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। विकास कुमार ने बताया कि अतुल की पत्नी, उसकी मां, उसके भाई और उसके चाचा ने झूठे मामलों में उसे फंसाया था और इन मामलों के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। इससे अतुल सुभाष काफी डिप्रेशन में थे, जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मराठाहल्ली स्टेशन में BNS अधिनियम की धारा 108 और 3/5 के तहत मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। पुलिस ने आखिर इस मामले में क्या कुछ बताया है वो भी आपको बता देते हैं। अधिकारी ने बताया है कि उसने कई लोगों को ईमेल के जरिए अपना सुसाइड नोट भी भेजा और उसे एक NGO के WhatsApp ग्रुप के साथ भी साझा किया, जिससे वह जुड़ा था। उसने मैसेज में लिखा, सर ये मैसेज गुड बाय बोलने के लिए है, हो सके तो मेरी फैमिली की मदद कीजिएगा। अभी तक के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए वीडियो और सुसाइड नोट का लिंक भी भेज दिया था। पुलिस के मुताबिक सुभाष ने अपने घर में एक तख्ती लटका रखी थी, जिस पर लिखा था न्याय मिलना बाकी है। सुसाइड से पहले अतुल सुभाष ने अलमारी पर महत्वपूर्ण डिटेल चिपकाई, जिसमें सुसाइड नोट, गाड़ी की चाबियां और उसके द्वारा किए गए सभी काम जो अभी बाकी हैं उनकी जानकारी थी। अपने अंतिम क्षणों में सुभाष खुद को दुनिया और अपने द्वारा बस एक बार ठीक से सुने जाने का जतन करता रहा। कितनी यातना और भावनात्मक दर्द से गुजरा होगा। न्याय व्यवस्था और जीवन साथी की यातना से तंग आकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, आत्महत्या का रास्ता चुना। न्यायिक प्रणाली और जीवन साथी दोनों ही इंसान के जीवन में शक्ति, सांत्वना और न्याय के स्रोत हैं, लेकिन अतुल सुभाष के मामले में वे उसे बेहद निराश कर गए। इतना निराश कि उसने भावशून्य अंत का रास्ता चुना। बेंगलुरु से क्राइम रिपोर्ट। शर्म है हम सब के लिए। अतुल कितने मानसिक दबाव में रहा होगा। ये समाज कितना गैर जिम्मेदार और अमानवीय है, जो अतुल की पीड़ा, निराशा, त्रासदी को समझ नहीं सका। अतुल पिछले 3 दिन से अपनी जीवन लीला खत्म करने के बारे में सोच रहा था। उसकी पत्नी निकिता जौनपुर की है। 5 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही निकिता उसे छोड़कर जौनपुर लौट आई और वहां उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा समेत तमाम धाराओं के कई मुकदमे दर्ज करा दिए। 2 साल के भीतर कोर्ट की 120 तारीखें लगी, जिसमें से 40 तारीखों पर अतुल बेंगलुरु से जौनपुर आ चुका था। उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। निकिता उसे सुसाइड के लिए उकसाती थी। मरने से पहले अतुल ने कहा कि निकिता तलाक के बदले हर महीने 2 लाख रुपए गुजारा भत्ता मांग रही थी।
मेरे बच्चों को उसने छीन लिया था। अतुल का आरोप है कि जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने भी उसे परेशान किया। जज रीता कौशिक उस पर 3 करोड़ रुपए की एलिमनी देने का दबाव बना रही थी। अतुल जब कोर्ट जाता था तो पेशकार रिश्वत मांगता था। अतुल के रिश्वत देने से इनकार करने पर उसके खिलाफ हर महीने 80,000 रुपए मेंटेनेंस देने का आदेश जारी कर दिया गया। अतुल ने सुसाइड नोट लिखा है जिसमें अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, साले अनुराग सिंघानिया उर्फ पीयूष और चचेरे ससुर सुशील सिंघानिया को दोषी ठहराया है। उसने मरने से पहले बनाए गए वीडियो में कहा, खुद को खत्म कर लेना ही बेस्ट है, क्योंकि मैं जो पैसा कमा रहा हूँ उसी से अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरा पैसा मुझे ही बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये पुलिस, ये कोर्ट, ये सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली और बाकी लोगों को भी हैरिस करेगा। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। कल जब बेंगलुरु पुलिस अतुल के घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर पुलिस भीतर घुसी और अतुल का शरीर फंदे से लटका मिला। कमरे की दीवारों पर लिखा था, जस्टिस इज ड्यू, यानी न्याय अभी बाकी है। अतुल को न्याय मिलना ही चाहिए। फैमिली कोर्ट की जज और निकिता समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। नमस्कार, जय हिंद।